नमस्कार दोस्तों, मैं उदय शक्र। आपके इस तरह आप देख रहे हैं दिमाश विजन यूट्यूब चैनल। तो आज हम रशिया यूक्रेन के बीच में जो आज के समय वॉर चल रही है उसके बारे में अपडेट्स लिख और मैंने रशिया के हिस्ट्री पर एक वीडियो बना चुका हूँ मैं, जिसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, दूसरा पार्ट मैंने अपलोड नहीं किया, वो जल्दी अपलोड कर दूंगा। आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और मैंने कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया और यूक्रेन के बीच में भी एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया ये युद्ध हुआ क्यों है। तो आप पहले वो जाकर वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए। उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ये दोनों वीडियोस देख लेना। After days on the razor's edge, Ukraine is now a nation at war. Just as Ukraine is under full-scale Russian assault. Heavy fighting is underway in Ukraine's capital. Russian Mi-24 helicopter being struck by. देखिए, हमें कोई भी देश गलत या सही होने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, वो है कि इस जंग में कई जाने जा रही हैं और लाइफ हमेशा एक ही बार मिलती है। जो ये लोग गवा बैठे हैं, और ये कौन लोग हैं? वो लोग नहीं जिनकी वजह से जंग चालू हुई है, ये वो लोग हैं जिनका इस जंग में कोई हाथ ही नहीं है। चाहे वो रशियन ट्रूप्स हो या यूक्रेनियन सिविलियंस, दोनों तरफ से जाने जा रही हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि जंग इंसानियत के लिए बहुत बुरी चीज़ होती है। एक रशियन सोल्जर ने यूक्रेन से अपने मोबाइल से लड़ाई करते हुए अपनी माँ को एक टेक्स्ट मैसेज किया। उसने ये लिखा कि माँ, मैं यूक्रेन में हूँ, यहाँ एक असली जंग चलने लग रही है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। हम यूक्रेन के सारे शहरों पर बमबारी करने लग रहे हैं, हम अपने निशाने पर यूक्रेनी नागरिक भी ले रहे हैं। और हमें कहा गया था कि यूक्रेनी नागरिक हमारा स्वागत करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो हमारे सामने गिर रहे हैं, हमारे दफ्तर बंद गाड़ियों के सामने गिर रहे हैं ताकि हम उनके ऊपर से ना जा पाए, और वो हमें जाने भी नहीं दे रहे हैं, और वो हमें फांसीवादी कह रहे हैं। माँ, ये बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ आखिरी शब्द थे उस रशियन सोल्जर ने अपनी माँ को कहे हुए। इसके बाद उस रशियन सोल्जर की मौत हो गई, और जब एक यूक्रेनी सोल्जर ने उसका फ़ोन चेक किया तब उसे ये टेक्स्ट मैसेज दिख गया। तो सोचिए उसकी माँ पर क्या बीती होगी जब उसकी माँ ने ये टेक्स्ट मैसेज पढ़ा होगा। फैसिस्ट का हिंदी में अर्थ होता है फांसीवादी, और फांसीवाद का शुरुआत हो चुकी थी यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और जितने भी यूरोप में प्रोटेस्ट होते थे जिनका उद्देश्य होता था कि तानाशाही राज्य को स्थापित किया जाए, उन प्रोटेस्ट को और उन प्रोटेस्टर्स को फैसिस्ट यानी फांसीवादी कहा जाता था। और बस इतना ही नहीं, हम यूट्यूब पे कई ऐसे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें यूक्रेनियन सोल्जर्स अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहे हैं रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए और अपने देश को बचाने के लिए, जिसमें उन्हें उनसे फैमिली से अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उन्हें या उनके फैमिली को भी पता नहीं रहता कि वो अभी सामने मिल भी पाएंगे या नहीं। तो ये कीमत चुकानी पड़ती है इंसानों को किसी भी वॉर के लिए। तो अमेरिका के नीचे क्यूबा आता है, और क्यूबा में 1953 से लेकर 1959 तक एक रेवोल्यूशन चला था जिसमें यूएसएसआर ने कोशिश की थी कि क्यूबा में कम्युनिज्म आ जाए, और अमेरिका ने कोशिश की थी कि क्यूबा में डेमोक्रेसी आ जाए। और क्यूबा में डेमोक्रेसी नहीं, क्यूबा में कम्युनिज्म आ गया, जिस वजह से क्यूबा यूएसएसआर के कंट्रोल में चले गया। और ये बात अमेरिका को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि एक ऐसा देश जो कि बस उससे 150 किलोमीटर की दूरी पर है, वो यूएसएसआर के कंट्रोल में आ जाए। अमेरिका ने इसका बहुत विरोध किया, और अमेरिका के विरोध की वजह से यूएसएसआर को ये डर हुआ कि शायद अमेरिका इन्वेड कर सकता है क्यूबा को फ्यूचर में, जिस वजह से यूएसएसआर ने कई जगह पर क्यूबा में मिसाइल लगा दिए। तो देखिए, हम क्यूबन क्राइसिस को इस सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जब क्यूबा में यूएसएसआर ने मिसाइल लगा दी थी तब अमेरिका को बहुत परेशानी हुई थी। वैसे ही अगर अभी नेटो या अमेरिका मिसाइल लगा देगा यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पर, तो इससे रशिया को भी परेशानी होगी। तो अगर अमेरिका को सहन नहीं होता कि यूएसएसआर उसकी बॉर्डर पर मिसाइल लगा दे, तो क्यों रशिया ये सहन करे कि अमेरिका उसके बॉर्डर पर मिसाइल लगा दे? ये एक सोचने वाली बात है। और हाँ, पुतिन ये मानते ही नहीं है कि यूक्रेन एक अलग भाग है। उनका मानना है कि रशिया और यूक्रेन एक ही है, उनके लोग भी एक ही है, बस उन्हें आर्टिफिशियली डिवाइड किया गया है बॉर्डर के द्वारा। और अभी का जो मॉडर्न यूक्रेन है वो एक एंटी रशियन प्रोजेक्ट है, ये पुतिन का मानना है। देखिए, यहाँ सबकी छोटी छोटी गलतियां हैं। पुतिन को ये समझना चाहिए कि यूक्रेन एक अलग इंडिपेंडेंट पार्ट है। अमेरिका और नेटो को समझना चाहिए कि रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है।
10 नवंबर 2020 को रशिया ने अपनी आर्मी बिल्डअप करना चालू की थी यूक्रेन की बॉर्डर पर, और 24 फरवरी 2022 को रशिया ने इन्वेड कर दिया यूक्रेन में। और रशिया को इन्वेड किए हुए 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है, पर अभी तक यूक्रेन गिरा नहीं है। ये एक कमाल की बात है। इन्वेड करने से 3 दिन पहले यूक्रेन के ईस्ट में आने वाले 2 भाग, जिसका नाम है डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, उसको रशिया ने एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफिशियली मान लिया था। डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, इन दोनों रीजन को मिलाकर डोनबास रीजन बनता है। तो 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया को इन्वेड कर लिया था, उसी साल रशिया ने डोनेट्स्क एंड लुहांस्क ये 2 रीजन में अपनी मिलिट्री भेजकर वहाँ के सेपरेटिस्ट ग्रुप को सपोर्ट किया था, जिस वजह से वहाँ की यूक्रेनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल उस एरिया से चले गया और अभी वहाँ सेपरेटिस्ट ग्रुप का कंट्रोल है। देखिए, मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको पोलैंड बेलारूस माइग्रेंट क्राइसिस के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और मैंने आपको उसमें बताया है कि हज़ारों लोगों की वजह से यूरोप में बहुत बड़ी रेफ्यूजी क्राइसिस हो चुकी है। तो यूक्रेन की टोटल पॉपुलेशन है 4.32 करोड़। तो इसमें से थोड़ी सी भी अगर पॉपुलेशन समझ लिए 10-12% भी लोग यूक्रेन छोड़कर जाने लगे तो यूरोप में कितनी बड़ी रेफ्यूजी क्राइसिस आ सकती है। पर यूक्रेन के लोग भागने वालों में से नहीं है, वो फाइट बैक कर रहे हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि रशिया ने यूक्रेन को 3 साइड से इन्वेड कर लिया है। एक है क्राइमिया, एक है उसकी खुद की बॉर्डर और एक है बेलारूस। बेलारूस से रशिया ने इसलिए इन्वेड किया क्योंकि बेलारूस और रशिया दोनों बहुत पक्के फ्रेंड्स हैं। और वो दोनों क्यों पक्के फ्रेंड्स हैं? ये बात मैंने आपको पोलैंड बेलारूस माइग्रेंट क्राइसिस वाले वीडियो में बता दी थी। यूक्रेन को चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर एक लोकेशनल डिसएडवांटेज है, क्योंकि चेर्नोबिल पावर प्लांट सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है बेलारूस की बॉर्डर से। और ये पावर प्लांट बहुत फेमस है उसकी ट्रेजेडी के लिए, क्योंकि 1986 में वहाँ एक छोटी सी गलती की वजह से ब्लास्ट हो गया था, जिस वजह से पूरा रेडियो एक्टिव वेस्ट स्प्रेड आउट हो गया था। उसकी वजह से हज़ारों लोगों की जान चली गई थी और अभी भी उस आसपास के एरिया में रेडिएशन लेवल बहुत हाई है। तो देखिए, चेर्नोबिल को सेफ रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर गलती से भी एक मिसाइल चेर्नोबिल के एरिया में गिरी तो सारे रेडियो एक्टिव डस्ट जो सेटल डाउन हो गया था वो उड़ जाएगा और वर्ल्ड में कहीं भी वो फैल सकता है, जिस वजह से कई लोगों की रेडियो एक्टिव डस्ट की वजह से मौतें हो सकती है। तो रशिया का कंट्रोल चेर्नोबिल पर था और यूक्रेन ने वापस से अब कंट्रोल ले लिया है रशिया से चेर्नोबिल का। और हम अभी भी चेर्नोबिल की सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि अभी भी कई फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं उसके ऊपर से और रशिया वापस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है चेर्नोबिल को। कीव के हॉस्टोमल एयरपोर्ट, उसे एंटोनोव इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, उसमें रशियन फोर्सेस घुसी और एंटन 225 मारिया, उसे AN-225 मारिया भी कहा जाता है, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेन था। ये कार्गो एयरक्राफ्ट था जिसके पास 30 स्टार 6 इंजन थे और इसके पास सबसे ज़्यादा वजन उठाने का भी रिकॉर्ड था, जो कि था 650 टन। और अगर हम इसके मैक्सिमम स्पीड के बारे में बात करें तो ये है 840 किलोमीटर पर आवर। इस एयरक्राफ्ट को 1985 में बनाया गया था, जब यूक्रेन सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 1988 में थी और इसे इसलिए बनाया गया था ताकि वो एक स्पेस शटल को कैरी कर पाए, क्योंकि रशिया अमेरिका के बीच में उस वक्त कोल्ड वॉर चल रही थी, जिस वजह से अमेरिका के पास ऐसा एक एयरक्राफ्ट था जो कि स्पेस शटल को कैरी कर पाए, पर USSR के पास नहीं था, इसलिए USSR ने एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया। देखिए, कोल्ड वॉर एक सिर्फ गोला बारूद की लड़ाई नहीं थी, ये दिखावे की भी लड़ाई थी। इसमें अगर अमेरिका ने रॉकेट बनाया तो USSR भी बना देगा। और इसमें इवन स्पेस रेस भी चलने लग रही थी USSR और अमेरिका के बीच में। और 1988 के बाद ये ऐसे ही पड़ा रहने दिया इस एयरक्राफ्ट को, क्योंकि उसके बाद सोवियत यूनियन टूट गया, जिस वजह से ये कभी उड़ नहीं पाया। 2001 में इसे ठीक किया गया और इसे उड़ाया गया। 2020 में इसे बहुत काम में लाया गया, क्योंकि इसने PP किट, वैक्सीन या और कई मेडिकल इक्विपमेंट इसने बहुत सारे ट्रांसपोर्ट किए थे पूरे वर्ल्ड वाइड। वोलोडिमिर ओलेक्जेंड्रोविच ज़ेलेंस्की कौन है ये यूक्रेन के 6वें प्रेसिडेंट है और करंट भी, और इनकी उम्र अभी 44 ईयर्स है। ज़ेलेंस्की एक जूइश फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्हें एक्टिंग का बड़ा शौक था, स्पेशली एक कॉमेडियन बनने का। जब वो 17 साल के थे तब उन्होंने कई सारे शोज़ में पार्टिसिपेट लिया। उसके बाद वो पॉलिटिक्स में उतरे करप्शन के खिलाफ, फिर वो प्रेसिडेंट बन गए यूक्रेन के।
जेलेंस्की के दादाजी एडोल्फ हिटलर के खिलाफ लड़ते थे वर्ल्ड वॉर 2 के समय, और जब तालिबान ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया था तब अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट भाग गए थे अफगानिस्तान से, पर जेलेंस्की भागे नहीं जब रशिया ने इन्वेड किया। जेलेंस्की भागने वालों में से नहीं थे, जेलेंस्की ने डटकर सामना किया और जेलेंस्की ने यह भी कहा कि जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं लड़ता रहूंगा। मैंने तालिबान पर भी 2 वीडियोस बनाए हैं और आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख सकते हैं। मैं उन दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जेलेंस्की कीव के एक बिल्डिंग में रुके हुए जिसमें बिजली की कुछ खास व्यवस्था नहीं है, और उस बिल्डिंग में उनके कई सारे सोल्जर्स भी हैं जो कि उनके सेफ्टी के लिए रखे गए हैं, और उनका परिवार उनके साथ नहीं कहीं और एक सेफ जगह रुका हुआ है। यूक्रेन में मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका है, जिसका मतलब है कि जुडिशरी, लोगों के फंडामेंटल राइट्स, मीटिंग्स और पॉलिटिकल पार्टीज सब सस्पेंड हो चुके हैं। अभी पुलिस की जगह आर्मी उतर गई है, और मार्शल लॉ तभी लगाया जाता है जब किसी भी देश में किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो। तो पुतिन ने कहा रशिया और यूक्रेन के बीच में जो पीस टॉक्स है वो एक डेड एंड तक पहुंच गया है, मतलब अभी उसमें कुछ नहीं हो सकता, वो फेल हो गया है, जिस वजह से अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसे रोक पाना मुश्किल हो गया है। और पुतिन ने यह भी कहा है कि रशिया अपने गोल्स कंप्लीट करके रहेगा, पर सवाल ये आता है कि रशिया के गोल्स क्या है। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं। И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также приданию суду. इस वीडियो में पुतिन ने ये कहा है कि जो पिछले 8 साल से यूक्रेन में जेनोसाइड चल रहा था वो इसे खत्म करना चाहते हैं, और जेनोसाइड का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को मारना। पुतिन ने यह भी कहा कि वो डीनाज़िफाई और डीमिलिटराइज करना चाहते हैं यूक्रेन को। जहाँ तक डीनाज़िफिकेशन की बात आती है तो नाज़िस तब थे जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी, मतलब 1939 के समय, मतलब अभी तक तो नाज़िस ख़त्म भी हो गए, और वो एक ऐसे कंट्री को डीनाज़िफाई करना चाहते हैं जिसका प्रेसिडेंट खुद ही जूइश हो। तो ये स्टेटमेंट कोई सेंस नहीं बनाता। और अगर बात आती है डीमिलिटराइजेशन की तो आप खुद ये वीडियोस देखिए। One of these attacks, a 2-year-old girl was killed. The UN also reporting more than 360 civilians have been killed in Ukraine, at least 25 of them children. 10 civilians in the northern city of Cherniv were reportedly gunned down as they stood in line for bread. क्या आपको इन वीडियोस और फोटोज को देखकर लगता है कि रशिया डीमिलिटराइजेशन कर रहा है? नहीं, क्योंकि रशिया ने कई सारे सिविलियंस को मार दिया, और अभी तक रशिया ने 1964 सिविलियंस को मारा है। ये बस गिने हुए सिविलियंस है, असलियत में नंबर बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप ही सोचकर देखिए कि इस वॉर के टाइम में कौन गिनते बैठेगा कि कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं, और कई लोगों की तो डेड बॉडीज भी नहीं मिली होगी। रशिया वैक्यूम बॉम्ब्स भी यूज़ कर रहा है, और वैक्यूम बॉम्ब्स अगर आपको पता नहीं क्या है तो मैं आपको बता दूं कि वैक्यूम बॉम्ब्स आसपास की पूरी ऑक्सीजन सोख लेते हैं हवा से और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करते हैं। और ये बॉम्ब यूज़ करना इनलीगल है। ये बॉम्ब बनाया गया था अमेरिका में और यूज़ किया गया था वियतनाम वॉर में। यूके और यूएस का कहना है कि रशिया केमिकल वेपन्स भी यूज़ कर रहा है। तो मैं वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहूँगा, और मैं इसका और एक पार्ट निकालने वाला हूँ जिसमें हम रशिया की इकोनॉमी पर क्या फ़र्क पड़ा है, किस तरह के सैंक्शंस लगे और किस किस देश ने सैंक्शंस लगाया रशिया पर, और कई चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।